रीबॉर्न होने के बाद उसे शक हुआ कि उसकी फैमिली भी दोबारा से जन्म लेकर आई है। लगता है कि उन्हें पता है कि वो प्लेन क्रैश जिसने उसे 1000 टुकड़ों में उड़ा दिया था कोई एक्सीडेंट नहीं था, और उन्हें ये भी पता था कि उनका अडॉप्टेड बेटा जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार और दुलार देते थे आगे चल के वो पूरी उनकी संपत्ति हड़प लेगा और आगे उन्हें बिना किसी सहारे के झुग्गी बस्तियों में फेंक देगा। वो किस्मत के छोड़े हुए अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि हमारा मेन कैरेक्टर जिनको वो कभी पसंद नहीं किए और कभी कदर नहीं किए वो हमेशा उस फैमिली को जोड़ता रहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी वक्त उन्हें याद आता है कि आज वही दिन है जिन्हें वो शाओ फैमिली से बाहर निकालने वाले हैं। आज वही दिन है जिन्हें वो शाओ फैमिली से बाहर निकालने वाले हैं। भगवान ने उन्हें दोबारा से शुरुआत करने का एक मौका दिया है, लेकिन इस बार चाहे उन्हें अपनी जान ही जोखिम में क्यों न डालना पड़े वो उसे कभी जाने नहीं देंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो बाहर खड़ा होता है और पूरा गीला, उसके बालों से पानी टपक रहा होता है। दरवाजा खोलने वाला उसका पापा होता है। उन्होंने इंस्टेंटली अपना शरीर कस लिया। माफ करना, मुझे सब पता है। जिस डांट की उसे उम्मीद थी वो उसे नहीं मिलती है। उसके पापा उसे देख रहे होते हैं और उनकी आंखों में ऐसी गर्माहट थी जो आज तक उसने कभी नहीं देखी। कांपते हुए हाथों से वो उसे तौलिया देते हैं और टूटी हुई आवाज में बोलते हैं, बेटा जल्दी से तुम खुद को सुखा लो वरना तुम्हें ठंडी लग जाएगी। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है पिछली जिंदगी में इसने मुझसे कहा था तुम शाओ फैमिली में रहने लायक नहीं हो, और अब वो उससे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। उसके पापा बोलते हैं अंदर आओ बैठो। वो उससे बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं और उसे डाइनिंग टेबल पे बैठाते हैं। वो जैसे ही कुर्सी पे बैठता है वैसे ही हिंचुंग वहाँ पर आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही उसका चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। वो आकर बोलता है तुमने पूरा फर्श गीला कर दिया, ये पेरिस से इम्पोर्टेड है। उसकी आवाज उकसावे जैसी थी। वो चाहता था कि उसके पापा उसे गुस्से में वहाँ से निकाल दें। उसी वक्त उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। किसने मारा? उसकी बहन ने खुद मारा उसे। वो बोलती है तुम खुद को समझते क्या हो जो तुम मेरे भाई से ऐसे बात कर रहे हो? उसकी बहन की आवाज बहुत सख्त थी। उसका रवैया पहले की तरह डरपोको टाइप नहीं था। चिंग अपना गाल पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम पागल हो? उसके लिए मुझे मार रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। उसके बाद उसकी बहन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में पूरी तरीके से गिल्ट भर जाता है। शोयन मुझे माफ कर दो, पहले मैं अंधी थी। वो सोफे पे जमा हुआ बैठा रहता है। ये सब बहुत अजीब है। मेरी पिछली जिंदगी में आज ही के दिन हुई एक प्रोजेक्ट की गलती में मुझे सभी के सामने 10 थप्पड़ मारा। उसकी बहन निर्दयी होकर देख रही थी और उसका भाई मजे ले रहा था और उन्होंने उसे बिना पैसे दिए घर से निकाल दिया था। लेकिन अब पूरा स्क्रिप्ट उल्टा हो गया था। उसकी माँ किचन से गर्म सूप का कटोरा लेकर बाहर आती है और बड़े ध्यान से उसके सामने रखती है और बोलती है सावयान थोड़ा सा जिंजर सूप पी लो, शरीर थोड़ा गर्म हो जाएगा। ये सब तुम्हारे फेवरेट डिशेस हैं, मैंने खास ये सब तुम्हारे लिए बनाए हैं। वो कटोरे में पड़े खाने को देखता है और उसका दिल जोर से सिकुड़ जाता है। ये सारे वही डिशेस हैं जो मुझे पिछले जन्म में बहुत पसंद थे पर जिन्हें इस घर में वो कभी नहीं खा पाया। वो अपना सर उठाकर वहाँ पे खड़े हर एक इंसान को देखता है और बोलता है अब तुम कौन सा खेल खेलना चाहते हो? उसके पापा की आंखें लाल हो जाती है और वो बोलते हैं जो कुछ भी हुआ शोयन मुझे प्लीज माफ कर दो, लेकिन आज से सब कुछ अलग होगा। हमारा मेन कैरेक्टर हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुम लोग अब मुझे नए तरीके से टॉर्चर करना चाहते हो? पहले उम्मीद देना फिर उसके बाद बेरहमी से उसे कुचल देना। उसकी बहन बोलती है ऐसा नहीं है, हम सच में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। वो सतर्क होकर खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे इसकी जरूरत नहीं। तभी उसके पापा उसके घुटनों पे गिर जाते हैं। शाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट उसके घुटनों पे था। उसके पापा बोलते हैं सावयान प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ प्लीज, ताकि मैं तुम्हारी भरपाई कर सकूं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटनों पे बैठे उसके पिता को देख रहा था और सोच रहा था जब ये पिछले जन्म में मुझे घर से निकाल रहे थे तो इनकी एक पलक तक नहीं झपकी थी और अब वो उसके सामने घुटनों पर है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो अपने पापा को उठाने की कोशिश भी नहीं करता, बस ठंडे चेहरे से उन्हें देखता रहता है। तुम लोग की एक्टिंग खत्म हो गई। तभी उसके पापा अपना सर उठाते हैं, उनकी आंखों में से खून बह रहा था। शोयन पापा एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कमरा मैंने उसी प्रकार सजाया जैसे तुम्हें 10 साल में पसंद था और तुम्हारा भाई दूसरे कमरे में रहेगा साइड के। 10 साल, वो 10 साल जो इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। बाद में वही कमरा हिलियन चिन का गेम रूम बन गया था और कंपनी का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैंने फैसला किया है कि वो अब तुम संभालोगे। उसके पापा जेब से एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं, ये पावर ऑफ अटर्नी है, आज से तुम्हें कंपनी का 3% रिसोर्स इस्तेमाल करने का अधिकार है। वो कांपती हुई उंगलियों से वो डॉक्यूमेंट पकड़ता है। यही प्रोजेक्ट उसके भाई के लिए स्टेपिंग स्टोन बना था, इसी से उसने साओ कंपनी में अपनी पकड़ मजबूत की थी और उसे मीटिंग्स में भी आने का कोई हक नहीं था। जिन चन गुस्से से चिल्लाया और बोला पापा क्या आप पागल हो गए हैं? ये प्रोजेक्ट कंपनी के 5 साल की प्लानिंग से जुड़ा है। उसके पापा ने उसे घूर के देखा और बोला तुम कल से साइड विंग में शिफ्ट हो जाओगे, मैन बिल्डिंग के सारे कमरे आज से उसके होंगे। जियान चिंग गुस्से से तेजी से चिल्लाया, बोला कि मैं इस फैमिली में 10 साल से हूँ। उसकी बहन बोल पड़ी तुम आउटसाइडर हो और वो हमारा खुद का भाई है। ये शब्द
उसके किले बिल्कुल चाकू की तरह थे। उसने हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के देखा, उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। डिनर के दौरान उसकी माँ लगातार उसके प्लेट में खाना डालती रही। वहाँ पे रखा हर कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के पसंद का था। तभी उसकी मम्मी बोलती है, शाओ युआन तुम अभी और खाओ, तुम देखो कितने पतले हो गए। उसकी माँ की आंखें फिर से लाल हो गई और वो बोली, ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने पहले से तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। वो मशीन की तरह खाना खाया जा रहा था और दिमाग में उनकी इंटेंशन का हिसाब लगा रहा था। बिना मतलब कोई इतनी अच्छाई नहीं दिखाता। और ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन था कि शाओ फैमिली को पछतावा होने लगे। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गया और वो जैसे ही वो डोर खोलते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उस कमरे को बिल्कुल वैसा बना दिया गया था जैसे मुझे 10 साल पहले पसंद था। ब्लू कलर की दीवारें और सेल्फ पे मेरे फेवरेट खिलौने और डेस्क पर उसका सबसे फेवरेट पेन रखा था जो उसे बहुत पसंद था। ये वही पेन था जिसे बाद में ही चैन ने उसे तोड़ दिया था। उसे लगा था कि वो पेन उसे आज तक कभी नहीं मिलेगा। फिर वो डेस्क के पास गया और वो उस पेन को देखता है तो वो बिल्कुल वैसा ही था पर पूरा न्यू था। तुम्हें पसंद आया? उसकी बहन पीछे से बोली और वो मुड़ा। उसके हाथ में ब्लैक कार्ड और कार कीज पकड़े वो खड़ी हुई थी और वो उसे रख दी थी, बोलती ये तुम्हारे लिए। वो अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड था और ये एकदम सुपर कार थी। क्या तुम बचपन से नहीं चाहते थे? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? वो अपनी बहन की आंखों में घूर के देखता है। वो कुछ देर चुप रही और उसने उसे गले लगा लिया और बोली, शाओ युआन मैं चाहती हूँ कि तुम बस खुश रहो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज रोने की वजह से टूटी हुई थी। उसके इमोशंस फेक नहीं लग रहे थे। वो उसे दूर करके बोलता है, कल मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे शाओ फैमिली के एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तुम नहीं जा सकते। उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोने लगी और बोली, तुम नहीं जा सकते। उसने बहुत टाइट हाथ पकड़ लिया था। उसका इंटेंस जरूरत से ज्यादा था। तभी नीचे से एक आवाज आई और दौड़ के वो नीचे गया। तभी उसे दिखता है कि जियानचिन जमीन पे पड़ा हुआ था। उसके पापा उसे पकड़े हुए थे और उसके हाथ में उसके प्रोजेक्ट प्लान्स थे। क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? उसके पापा की आवाज बहुत गुस्से में थी। जियानचिन छूटने की कोशिश कर रहा था, बस वो देखना चाहता था कि उसमें क्या लिखा है। वो प्रोजेक्ट आप उसे क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं? क्या मैं उससे कम हूँ? क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। उसके पापा ने एक एक शब्द बोल कर कहा, आज से शाओ फैमिली में तुम्हारे सारे प्रिविलेजेस खत्म। हिनचिन जमीन पर गिर गया और उसे नफरत से घूरने लगा। उसी पल उसे अचानक समझ में आया ये सब उसके लिए नहीं था। वो सच में हिनचिन को टारगेट कर रहे थे। लेकिन अगले सुबह किसी के दस्तक से उसके दरवाजे पे उसकी नींद टूट गई। दरवाजे पे उसकी बहन थी और उसके पीछे बहुत सारे सर्वेंट्स थे जिनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स थे। वो हैरान हो गया कि वो 25 साल का हो गया क्योंकि वो पिछली जिंदगी में हिनचिन के लिए उन सभी ने सेलिब्रेट किया था। क्योंकि उसे एक छोटा प्रोजेक्ट मिला था और किसी को मेरा बर्थडे तक याद भी नहीं था। ये सब तुम्हारे लिए है। उसकी बहन ने सर्वेंट्स को गिफ्ट अंदर रखने को कहा। फिर उसने उसे एक फोल्डर दिया जिसके अंदर प्रॉपर्टी पेपर और व्हीकल सर्टिफिकेट्स का ढेर था। उसके बहन के विला, शॉप्स और लग्जरी कार सब उसके हो गए थे। और उसके अलावा मैं कंपनी के 10% शेयर्स भी तुम्हारे नाम कर रही हूँ। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा और बोला, इन एसेट्स की कीमत तो 1 मिलियन होगी। क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ। उसकी बहन की आंखें लाल हो गई। शाओ युआन पहले मैं अंधी थी, अब मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहती हूँ। उसने उसके डॉक्यूमेंट्स वापस उसकी तरफ ढकेल दिए और बोला कि मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं आज ही यहाँ से जाने वाला हूँ। उसकी बहन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। क्या तुम सच में जाने वाले हो? हाँ, मेरे लिए एक शाओ फैमिली कभी घर थी ही नहीं। शाओ युआन, उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम चले गए तो हमारा क्या हुआ? उसने जल्दी से उसका हाथ झटक दिया और बोला, तुम्हारे पास तो जियानचिन है, तुम्हें मेरे जैसे इंसान की कमी नहीं होगी। हमें जियानचिन नहीं चाहिए, हमारे पास सिर्फ तुम हो, बस तुम जिंदा रहो। उसका एक्सप्रेशन टेढ़ा हो गया। इससे पहले वो कुछ और सोच पाता, उसके मम्मी पापा दौड़कर वो वहाँ पर आ जाते हैं। शाओ युआन, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके हाथ में सूटकेस देख उसके पिता का चेहरा सफेद हो गया। उसने शांत आवाज में बोला, मैं शाओ फैमिली छोड़ रहा हूँ और कानून के हिसाब से जो हिस्सा बनता है उसे बराबर बांट देना। आज से हम इक्वल हैं। नहीं जाओ ना, प्लीज न मत जाओ, माँ तुमसे भीख मांगती है, छोड़ो मुझे। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसकी माँ उसे कस के पकड़ी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। माँ से गलती हो गई, पहले माँ अंधी थी, तुम चाहे तो मुझे मार लो, तुम चाहो तो मुझे गालियाँ दो, पर प्लीज मत जाओ। उसने हल्की मुस्कान से बोला, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तुम। ये एक्टिंग नहीं है, अगर तुम सच में चले गए तो यहाँ सच में कुछ बुरा हो जाएगा। उसने उसकी आंखों में घूर के देखा, बोला, सच में? उसकी बहन ने मुंह खोला पर कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी, पर ऐसा डर जिससे पूरे रोंगटे खड़े हो जाए। अगर बता नहीं सकती तो नाटक मत करो। वो अपना सूटकेस उठाता है और दरवाजे की तरफ चलने लगता है। अगले ही सेकंड उसके सामने उसके मम्मी पापा और उसकी बहन घुटनों पर बैठ गए। उसके पापा बोलते हैं, शाओ युआन, हम तुम्हारे सामने भीख मांगते हैं, मत जाओ। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। तीनों एंट्रेंस पे घुटनों के बल बैठे थे। बारिश उसके कपड़ों को
भिगो रही थी पर कोई भी उठा नहीं। वो छत के नीचे खड़ा होता है और उन्हें गीला होते हुए देख रहा होता है। तभी ऊपर से जैन चैन खिड़की से सब कुछ देख रहा था। जैन चैन का चेहरा अब डरावने तरीके से मुड़ गया था। उसे लगा था कि उसे घर से निकालने का तमाशा वो देखेगा, लेकिन उसने पूरी फैमिली को बारिश में गीला होते हुए घुटने पे बैठकर उससे ना जाने के लिए भीख मांगते हुए देखा। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? उसने अपना सूटकेस बहुत टाइटली पकड़ लिया। बारिश में बैठे घुटनों के बल उन्हें देखकर वो बोल पड़ा, तुम लोग कुछ जानते हो है ना? उसके पिता का शरीर कांप उठा। उसी पल उन्होंने अपना सर उठाया और उनकी आंखें डर से भरी हुई थी। तभी उसे पता लग गया था कि कुछ तो बात है। वो सच में कुछ ऐसा जानते थे जो उसे नहीं पता था। वो चीज उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो वहाँ पर रुक गया। पर वो दिल कमजोर होने के कारण नहीं रुका, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि बात क्या है आखिर। अगले कुछ दिनों में उसकी फैमिली का रवैया उसके प्रति हैरान कर देने वाला था। उसके पापा खुद उसे ऑफिस छोड़ने जाया करते थे डेली, और उसकी माँ उसके लिए डेली खाना बनाया करती थी, और उसकी बहन उससे एक पल भी उसे दूर नहीं रहा करती थी। यहाँ तक कि वो बाथरूम भी जाता तो वो बाहर उसका वेट करती थी। ये दम घुटने वाला टेंशन उसे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और हाय चैन पूरी तरीके से साइड कर दिया गया था। उसे साइड विंग में शिफ्ट कर दिया गया, उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे में जहाँ पर पहले सर्वेंट्स रहा करते थे। डाइनिंग टेबल पर अब उसके लिए जगह भी नहीं थी, और ऑफिस में उसका रूम भी ले लिया गया। उसके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। कुछ ही दिनों में वो आसमान के बेटे से इनविजिबल इंसान बन गया। उसे लगा था हियन चैन शांत हो जाएगा। उसी वक्त दोपहर में ऑफिस में जब वो ओवरसीज के डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहा था, तभी वो कॉरिडोर में किसी की बात करने की आवाज सुनता है। वो हियन चैन ही था। शाओ कॉर्पोरेशन के सारे फाइल्स मैं उन्हें हासिल कर सकता हूँ। उसने अपनी आवाज धीमे कर दी और उसने बोला, मुझे 30% शेयर्स चाहिए और आपकी कंपनी से 5% का शेयर्स चाहिए। उसने अपना काम रोक दिया और चुपके से दरवाजे के पास गया। रिलैक्स, वो बेवकूफ शाओ कुछ नहीं समझता। टेंडर डॉक्यूमेंट्स उसकी पुरानी टीम ने बनाए थे, वो चाहे तो आंख बंद करके उन्हें हासिल कर सकता है। वो खुद ही में खुश होने लगता है। फिर तुम लोग वेडिंग में वही डॉक्यूमेंट्स का यूज करना, फिर उसके बाद शाओ कॉर्पोरेशन पक्का हार जाएगी। जब ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल जाएगा तो शाओ फैमिली सारा ब्लेम शाओ पर डालेगी। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये सारी बात सुन के हमारे मेन कैरेक्टर ने मुट्ठी कस ली और बोला कि पिछले जन्म में भी यही बात थी। हायन चैन ने डॉक्यूमेंट्स चुराए थे और कॉम्पिटिटर्स को बेच दिए थे, और सारा इल्जाम हमारे मेन कैरेक्टर पे लगा दिया था और उसे जेल भेज दिया था। इस प्रोजेक्ट की वजह से शाओ फैमिली ने बिलियंस गवा दिए थे। उसके बाद वो लोग कभी रिकवर नहीं कर पाए। मतलब हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली थी। वो बाहर भागने वाला था, तभी उसके पापा का मैसेज आता है कि इम्पल्सिव मत बनो, सब मैनेज है। वो वहीं पे शॉक्ड हो गया और सोचने लगा कि उसके पापा को कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है, और उन्हें कैसे पता चला कि हिनचैंग फोन पर ये बात कर रहा है। उसने ऑफिस के कोने के पास देखा जहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, जहाँ से उसके पिता जैन चिंग पर उसकी नजर रख रहे थे। उसने अपने सारे डाउट्स दबा दिए और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, और वापस ऑफिस गया और वहाँ पर काम करता रहा। रात में उसके पापा और उसकी बहन स्टडी रूम में कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। वहाँ उन दोनों ने उसे एक साथ देखा। उनकी आंखों में नर्वसनेस की चमक थी। शॉ युआन, तुम बिना नॉक किए अंदर क्यों आए? उसकी बहन ने टेबल पे पड़े डॉक्यूमेंट्स छुपाते हुए कहा। उसने डॉक्यूमेंट का एक कोना देखा जहाँ पर लिखा था हियन चैंग मूविंग ट्रैकिंग रिकॉर्ड। क्या आप लोग हियन चैंग की जासूसी कर रहे हो? उसने सीधे पूछ लिया। उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसके पिता ने उसे कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखा। शाओ युआन, हियन चैंग काफी शातिर आदमी है, उस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। हम उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आपको कैसे पता चला कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? उसने दबाव डालते हुए पूछा। आखिर आप लोग जानते क्या हो? उसकी बहन ने और उसके पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये बात हमें साफ करनी पड़ेगी शाओ युआन, कुछ बातें हैं जो हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हें हम पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। हम लोग जो भी कर रहे हैं सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। वो घूर के देखा और अचानक कहा, आज हाई चैन ने ली ग्रुप को कांटेक्ट किया। वो टेंडर चुराकर कॉम्पिटिटर्स को बेचना चाहता है। उसके पापा और उसकी बहन पे शॉक्ड वाला रिएक्शन नहीं था, उनके ऊपर ऐसा रिएक्शन था जैसे लग रहा था कि वो पहले से ये सब जानते हो। क्या आपको ये पता था? वो बोलते हैं, हाँ, मुझे उसके हर कदम के बारे में पता है। उसने गहरी सांस ली और बोला, हियान चिंग पे सिर्फ ये लोग नजर नहीं रख रहे हैं, उसके ऊपर उसकी हर चाल भी जानते हैं, जो उसने अभी तक एग्जीक्यूट भी नहीं किए थे। ये सब बहुत अजीब था। उसके दिमाग में एक पागलपन वाला ख्याल आया, क्या ये लोग भी रीबॉर्न हुए हैं? शाओ युआन, तुम्हें बस इतना जानना है कि जियान चिंग तुम्हें अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बार हम उसकी हरकतों की कीमत वसूल करेंगे। उस रात वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर उसका
दिमाग पूरी तरीके से उलझा हुआ था। दूसरी तरफ अगली बिल्डिंग में हियन चिंग अपने कंप्यूटर की तरफ देखकर हंस रहा होता है। उसकी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट टीम का इंटरनल खुला था। उसे लगा कि उसे कोई नहीं जानता, पर उसी वक्त उसके पापा उसके ऊपर स्टडी रूम से नजर रख रहे थे। उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। वो सोचते हैं कि आओ जियान चिन, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। 3 दिन बाद मीटिंग रूम में कॉन्फ्रेंस रूम कंपनी के एजुकेटर से भरा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर मेन हेड होने के नाते वो मेन सीट पर बैठा था। हियन चिन एक कोने में बैठा उसे गुस्से से घूर रहा होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ओवरसीज प्रोजेक्ट कंपनी के अगले 5 साल की स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है। उसने डॉक्यूमेंट खोला। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 मिलियन है। रिटर्न पीरियड 3 साल का। उसी वक्त जियान चिन खड़ा हो गया और बोलता है, शाओयान मुझे कुछ कहना है। उसकी आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज गई। सभी की नजरें उसकी तरफ घूम गई। मुझे शक है कि प्रोजेक्ट की बिडिंग फाइल लीक हो चुकी है। जिनचेंग ने एक एक शब्द बोलते हुए कहा, जिसने इसे लीक किया है वो शाओ युएन है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शॉक्ड में डूब गया। जियान चिन, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? सीनियर एग्जीक्यूटिव ने पूछा। बिल्कुल है। पिछले 3 दिनों से बिडिंग फाइल का एक्सेस शाओ युएन के पास था। उसने फुल कॉन्फिडेंस से कहा और सबकी निगाहें हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ गई। वो अपनी सीट पर बिना एक्सप्रेशंस के बैठा रहा। उसकी पिछली जिंदगी में यही हुआ था। हाई चैनक मुझे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करने का आरोप लगाया था और फेक प्रूफ पेश किए थे, और वो आखिर में खुद को बचा नहीं पाया और उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस लाइफ में स्क्रिप्ट चेंज थी। जिनचिंग, क्या तुम ये सच में कहना चाहते हो? उसने उसे शांत नजरों से देखा। जिनचिंग थोड़ा हक्का बक्का रह गया। शाओयान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे छुपा लोगे? कंपनी का सर्वेलेंस सिस्टम सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका है। वो मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया। तभी हियन चिन ने सर्वेलेंस रिकॉर्डेड पिक्चर चला दी। उसके बगल में बैठी उसकी बहन ने अपना लैपटॉप खोला। प्रोजेक्टर पर सर्वेलेंस फुटेज दिखाई देने लगी। वीडियो में जियान चिंग चुपके से उस रूम में घुस रहा था। वो फाइल कैबिनेट खोलता है और सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोज लेने लगता है। स्क्रीन पर टाइम दिख रहा था। 3 दिन पहले रात के 2 बजे पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हियन चिन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ये फेक है, उसकी बहन ताने मारते हुए बोलती है। फेक? ये कंपनी ने खुद रिकॉर्ड किया है। इसमें टाइम स्टैम्प्स एंड डिजिटल सिग्नेचर दोनों हैं। अगर तुम चाहो तो किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी से इसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। सिर्फ यही नहीं, उसके पिता खड़े हुए और एक और डॉक्यूमेंट निकाला। ये तुम्हारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स हैं जिसमें तुम ली ग्रुप के ली से बात कर रहे थे, और तुम्हारे बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स भी। ली ग्रुप ने तुम्हें 5 मिलियन एडवांस ट्रांसफर किया था। हियन चिन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके सर से पसीना निकल आया था। हियन चिन, तुमने कंपनी के सीक्रेट्स चुराए और उसके साथ उसके शेयर के साथ तुमने बिट्रेल किया। कंपनी रूल्स के मुताबिक तुम्हें तुरंत टर्मिनेट किया जाता है और तुम्हारे साथ लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। उसके पापा की आवाज बहुत सख्त थी। इसके अलावा तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टीज और व्हीकल्स थे वो सब कंपनी के थे, और अब उसे पूरी तरीके से तुमसे वापस लिया जाता है। नहीं! हियन चिन चीखते हुए रोने लगा और बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। उसके पापा ने बोला कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। उसके पापा ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। सिक्योरिटी, जिससे बाहर निकालो जल्दी से। 2 सिक्योरिटी दौड़ते हुए यार उसे बाहर ले गए। जिनचेंग बेतहाशा चिल्ला रहा था। वो छूटना चाहता था पर उसकी नफरत भरी आंखें बस हमारे मेन कैरेक्टर को घूरे जा रही थी। शाओयान, ये सब तुमने ही किया है, तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। वो खड़ा हो गया और बोला, जिनचेंग तुमने ये सब खुद किया है, इसके लिए तुम किसी और को ब्लेम मत करो। जिनचेंग को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ले जाया गया और धीरे धीरे उसकी चीखें कम होती गई। मीटिंग दोबारा से शुरू हुई पर सारे एग्जीक्यूटिव की नजर उसके लिए बदल चुकी थी। सब उसके लिए रिस्पेक्ट रखने लगे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद वो ऑफिस वापस आ गया और उसकी बहन और उसके पापा उसके पीछे वापस आ गए। हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा, ये सब कुछ आप लोगों ने पहले से ही रेडी करके रखा था। सर्विलेंस फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांसफर, ये सारे प्रूफ्स बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। हाँ, उसके पिता ने सर हिलाया और बोला, हमने हियन चिन के हर कदम का प्रूफ पहले ही से रखा हुआ था। क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। आप लोग को पहले से कैसे पता था कि वो ऐसा करेगा? उसकी बहन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला पर उसने सिर हिला दिया। शाओयान, अब कुछ और मत पूछो, मुझे पूछना ही होगा। तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा ही एबनॉर्मल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग ये सब पहले भी जी चुके हो। ये सुनते हैं उसके पिता और उसके बहन के चेहरे एक साथ बदल गए। उसी वक्त उसकी सस्पेशन कंफर्म हो गई। तुम लोग भी रिबॉर्न हुए हो, है ना? उसने सीधे पूछा। पूरे रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उसके पिता और उसकी बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखें शौक
डाउट से भरी हुई थी। तुम्हें रिबॉर्न के बारे में कैसे पता? उसकी बहन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस वो घूरता रहा। उसके पापा कड़वी मुस्कान के साथ बोलते हैं, लगता है हम सब वापस आ गए हैं। उस एक लाइन ने सब कुछ कंफर्म कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर दी और उसके दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस आने लगे। तो मैं अकेला नहीं हूँ जो रिबॉर्न हुआ है। तुम लोग कैसे मरे थे पिछली जिंदगी में? उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी बहन की आंखें लाल हो गईं। उसने हमें मार डाला, हायन चैन, उसके पिता गुस्से से बोलते हैं। उसने शाओ फैमिली की सारी जायदाद हथिया ली और हमें एक झोपड़ी में फेंक दिया। तुम्हारी माँ और मैं ठंडियों में मर गए थे और तुम? उसकी बहन की आवाज बिखर गई। तुम प्लेन एक्सप्लोजन में टुकड़ों में बिखर गए थे। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो बोला, तो वो प्लेन एक्सीडेंट नहीं था? उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो हियन चैन द्वारा एक षड्यंत्र था तुम्हें मारने के लिए। वो ऑफिस में खड़ा था और उसका पूरी तरीके से दिमाग ब्लैंक हो गया था। हियन चैन, उसने मुझे मार डाला? हाँ, उसने तुम्हें मार डाला था। उसने प्लेन में बॉम्ब छुपा दिया था जब तुम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे। वो चीज हमने न्यूज में अपनी आंखों से देखा था। हमने विक्टिम लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा था। उसकी बहन अपना मुंह ढककर रोने लगी। हम तो तुम्हारी बॉडी वेरीफाई भी नहीं कर पाए क्योंकि उसमें तुम्हारे बॉडी के चिथड़े हो चुके थे। हमें तो तुम्हारी पूरी डेड बॉडी भी नहीं मिली। उसने अपना आंख बंद कर लिया और पिछले जन्म की जिंदगी उसके दिमाग में आने लगी। वो प्लेन क्रैश उसके 30वें बर्थडे वाले दिन हुआ था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उसने एक जोरदार धमाका सुना था और बस उसके बाद एंडलेस डार्कनेस। तो वो एक एक्सीडेंट नहीं था। उसने अपनी आंखें खोल दी। वो मुझे क्यों मारना चाहता था? क्योंकि तुम उसके रास्ते के दीवार बन रहे थे। उसके पापा कड़वी मुस्कान के साथ बोले, तुमने पिछले जिंदगी में 3 साल के अंदर अपना खुद का एम्पायर शुरू कर लिया था। हियन चैन को डर था कि तुम उससे बदला लोगे, इसलिए उसने तुम्हें मारने का प्लान बना लिया था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और सोचने लगा कि मैं पिछली जिंदगी में शाओ फैमिली से बाहर निकालने के बाद जीरो से मेहनत करके मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। पर मैंने कभी भी रिवेंज के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो बस इतना चाहा था कि मैं बस उन्हें बता सकूं कि मैं उससे ज्यादा काबिल हूँ और वो मेरी जान चाहता था। तो तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोग मुझे इस जिंदगी में प्रोटेक्ट करो? उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, हाँ, हम इस बार तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हियन चैन को मरना पड़ेगा, उससे पहले वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसने अपना हाथ खींच लिया, बोला, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। शाओ युआन, उसके पापा बेचैनी से बोल उठे, मैंने बोला ना मुझे कोई जरूरत नहीं तुम लोग के प्रोटेक्शन की। जब हियन चैन यहाँ से निकल चुका है तब मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। उसकी बहन ने पूछा, कहाँ जाओगे? वो बोला, कहीं भी जहाँ मुझे अकेले रहने को मिले। कहकर वो बाहर निकल गया और वो उसी रात एक अपार्टमेंट सिटी सेंटर में लेता है। उसने अपना सारा सामान पैक किया और शिफ्ट हो गया। शाओ फैमिली लिविंग रूम में बैठे हुए थे और पूरा माहौल एकदम गर्म था, लेकिन वो फिर भी चला गया था। उसकी माँ बेहद रो रही थी। इस बार हम उसे फिर से खो देंगे। उसके पापा गुस्से से बोले, चाहे मेरी जान भी चले जाए मैं उसे बिल्कुल बचा के रहूंगा। अगली सुबह दरवाजे पे जोरदार नॉक से उसकी नींद खुली। उसने जैसे दरवाजा खोला तो बाहर उसकी बहन टिफिन बॉक्स लेकर खड़ी थी। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहता हूँ? मैंने पता कर लिया, उसकी बहन ने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया। शोयान, तुम अकेले बाहर रह रहे हो, मुझे चैन नहीं है। मुझे तुम्हारे चैन की कोई जरूरत नहीं। वो दरवाजा बंद करने वाला था पर उसकी बहन ने उसे रोक लिया। शोयान, मुझे पता है कि तुम अभी भी हमसे नफरत करते हो, लेकिन प्लीज इस बार हम पर भरोसा करो। इतना कहकर उसने अपने बैग से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। ये मेरी सारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स है, 3 विलास और सारे कॉमर्शियल शॉप्स, ये सब मैं तुम्हारे नाम कर रही हूँ। उसकी बहन ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हाथों में रख दिए और मेरे कार्स भी। उसके हाथों में सारे लग्जरी कार्स के कीज थे। उसके हाथ में पड़े डॉक्यूमेंट्स को उसने देखा और ताने भरी मुस्कान से हंस पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे देकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे पता है कुछ भी ठीक नहीं होगा, पर उसकी बहन की आंखें लाल हो गईं। लेकिन शो युआन, मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें उस प्लेन क्रैश में मरते हुए देखा था और मैं कुछ नहीं कर पाई। इसके अलावा मैं तुम्हें अपने कंपनी के 10% शेयर्स ट्रांसफर कर रही हूँ और पापा जो तुम्हें दे रहे हैं उन सभी को मिलाकर तुम सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो। मुझे नहीं चाहिए। उसने डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। उसकी बहन मजबूती से फिर से कागज आगे बढ़ाया और बोला कि शो युआन, अगर तुम ये नहीं लिए तो वो फिर से ये सब ले लेगा। पैसा ऐसा ही होता है, वो शाओ फैमिली के सारी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे निकल जाएगा जब तक वो हमें घर से बाहर ना फेंक दे। हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे घूर के देखा और बोला, अच्छा तुम लोग मेरे साथ ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं उसका सामना कर सकूं? नहीं। उसकी बहन तुरंत बोली, हम शाओ युआन, हम सच में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। पहले हम अंधे थे, हम पहले तुम्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते थे और जान सिंह को ट्रेजर समझते थे। हमें होश तब आया जब तुम मर गए। वो रो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद शाओ फैमिली पूरी तरीके से बिखर गई थी। पापा की कंपनी बंद हो गई थी, माँ गंभीर तौर से बीमार पड़ गई और उन लोगों के
पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे और कूड़े से खाना ढूंढकर सरवाइव करते थे। उस सर्दी में उसकी माँ सबसे पहले चली गई और वो उस टूटी झोपड़ी में ठंड से मर गई और उसके पापा ये सदमा सह नहीं पाए और वो भी वहीं पे मर गए। कूद कर सुसाइड कर लिया था उन्होंने और वो अकेले रहने लगी थी और रोती रहती थी। तुम्हें घर से बाहर निकलने का पछतावा। उसकी बहन घुटनों पे बैठ गई। शाओयान, तुम्हारी बहन तुमसे भीख मांगती है, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। अपने घुटनों पे बैठी उसकी बहन को देखकर उसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग आ गई। पिछली जिंदगी में वो हमेशा मुझसे ऊपर रहती थी, वो कभी भी मुझे सीरियस नहीं लेती थी और इस जिंदगी में वो मेरे सामने घुटनों पर थी। तभी उसे कार के इंजन की आवाज आई। जब वो विंडो से देखता है तो उसे नीचे उसके मॉम और डैड दिखते हैं जिनके हाथ में बड़े बड़े सामान थे। अगले कुछ दिनों से उसके मॉम डैड अपार्टमेंट में उसके लिए खाना लेकर आ जाते थे। बारिश हो या कभी तेज हवा वो कभी मिस नहीं करते थे। वो दरवाजे नहीं खोलता था पर वो भी वापस नहीं जाते थे। वो वहीं बेंच पे बैठ के पूरा दिन इंतजार करते थे और वो 7वें दिन और नहीं सह पाया और वो नीचे उतर गया। आखिर आप लोग चाहते क्या हो? उसके पापा खड़े हुए और उसके हाथ में लंच बॉक्स दे दिया। शाओयान, क्या तुमने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। फिर भी तुम्हें खाना होगा। उसकी माँ ने टिफिन खोला। अंदर गरम गरम खाना भाप छोड़ रहा था। सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। उसने उन सबको देखा और अचानक उससे पूछा कि अगर मैं तुम लोग को कभी माफ ना करूँ तो? उसके पिता कुछ देर चुप रहे और बोले, हम इंतजार करेंगे जब तक तुम हमें माफ नहीं कर देते, चाहे मुझे पूरी जिंदगी क्यों ना इंतजार करना पड़े। उसके पिता ने सीरियसली बोला। फिर वो वहाँ से मुड़कर जाने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई। एक ब्लैक कार कंट्रोल खोकर तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। वो सीधे उसे टक्कर मारने वाली थी। क्रिटिकल मौके पे उसके पापा उसकी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने उसे अपने शरीर से ढक लिया। तभी एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। उसके पापा हवा पे उड़ गए और उसके बाद जोर से जमीन पे गिरे। ब्लैक कार रुकी नहीं, उल्टा वो तेजी से भाग गई। वो भागकर उनके पास गया। उनके माथे से खून बह रहा था। फिर भी उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। उसके पापा मुश्किल से उठे और भागते हुए कार को देखते रहे और बोले, ये पक्का जियान चिंग था। उसके पापा बेहोश हो गए। जल्दी से एम्बुलेंस आई और उनको हॉस्पिटल ले गए। खुशकिस्मत से उन्हें बहुत कम चोट आई थी। हॉस्पिटल रूम में उसकी बहन ने ट्रैफिक कैमरास की फुटेज निकाली। फुटेज में ब्लैक कार की नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही थी। यह वही कार थी जिसे हिन चिंग ने कुछ दिन पहले रेंट पे लिया था। वो तुम्हें मारना चाहता है, उसकी बहन ने दांत पीसते हुए कहा। वो सर्वेलेंस फुटेज को ठंडी नजरों से देख रहा था। जिन चिंग, तुम सच में मरने के लायक हो। पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। नहीं, उसके पिता बेड पे उठ के बैठ गए और बोलने लगे, पुलिस रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। वो कोई लॉयर ढूंढ लेगा और बच निकलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि वो इससे भी ज्यादा कोई दर्दनाक कीमत चुकाए। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया और बोला कि हिनचेंग के बायोलॉजिकल पिता को सर्च करो, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने कॉल काट दी और उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखकर बोला, शाओयान, पिछले जन्म में हिजन चिंग सिर्फ अपनी वजह से शाओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी नहीं ले पाया था। उसके बायोलॉजिकल फादर ने भी उसकी मदद की थी। उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है? उसने पूछा। जैमनियर, बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लॉडर, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और ट्रैप बिछाने में बहुत बड़ा शातिर इंसान है। पिछली जिंदगी में वो और हिलियम चैन पहले मिल गए। उन लोगों ने मिलकर कई स्कैम्स किए और शाओ फैमिली के सारे फंड्स विदेश भेज दिए थे। उसे पिछले जिंदगी की बातें सच में याद आने लगी थी। शाओ फैमिली ने सच में ओवरसीज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और आखिर में सब कुछ खो दिया था। तो वो हियन चैन और उसके बायोलॉजिकल फादर का ट्रैप था। मैं उनको इस जिंदगी में उनकी हरकतों की दुगनी कीमत चुकवाऊंगा। उसके पापा की आंखों में चमक थी। वो पूछते, क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? उसने उन्हें देखा और कुछ देर बाद उसने सिर हिला दिया। 3 दिन बाद हायन चिन को एक फोन कॉल आई। शी चिन, मैं हूँ, तुम्हारा पिता। फोन के उस तरफ किसी मिडिल एज आदमी की आवाज आई। वो शॉक्ड हो गया और बोला, जेनियर, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? मैं तुम पर हमेशा से नजर रखते आया हूँ। जेनियर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें शाओ फैमिली से निकाल दिया गया है। तो क्या? उसने ठंडी आवाज में बोला, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो और शाओ फैमिली से बदला भी ले सकते हो। उसने धीरे से कहा, मेरे पास एक ओवरसीज प्रोजेक्ट है जिसका रिटर्न 300% है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम धोखे से शाओ फैमिली से फंड्स निकलवाओ। अगर हम बाप बेटा मिलकर काम करें, ना सिर्फ हम बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे बल्कि हम शाओ फैमिली को बर्बाद कर देंगे। हेंचिंग लालच में आ गया। कौन सा प्रोजेक्ट? साउथ ईस्ट एरिया में माइनिंग डेवलपमेंट। जेनियर बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने पहले ही से एक्सप्लॉयटेशनल राइट्स हासिल कर लिए बस इनिशियल कैपिटल की कमी है। ये प्रोजेक्ट सेफ भी है और प्रॉफिटेबल भी। 3 महीने में इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। हियन चेंग कुछ समय के लिए चुप रहा। फिर वो बोलता है कि शाओ फैमिली से मुझे बाहर निकाल दिया गया है, तो अब मैं उनसे फंड कैसे निकलवाऊंगा? तुम नहीं कर सकते तो शाओ युआन कर सकता है। वो लालच की स्माइल हंसकर बोलता है, तुमने नहीं कहा था कि उसके पास ओवरसीज प्रोजेक्ट उसके हाथ में है? तुम्हें बस उसको कन्विंस करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। पर वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, तो उसे भरोसा करने पे मजबूर कर दो।
जेनियर बोला मैं डॉक्यूमेंट्स का परफेक्ट सेट तैयार कर देता हूँ जिसमें एक्सप्लोइटेशन राइट्स सर्टिफिकेट, जूलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स सब होंगे। तुम्हें बस ये डॉक्यूमेंट शोयन को देने हैं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हायन चैन थोड़ा हिचकिचाया और बोला सुनो हायन चैन, ये हमारा आखिरी मौका है दोबारा से उठने का। उसका पापा उसे बहकाने लगा, अगर ये मौका तुमने छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी शॉ फैमिली के पैरों तले कुचले जाओगे। हायन चैन बोला ठीक है मैं ये करूंगा। कॉल कटने के बाद हायन चैन को पता ही नहीं चला कि उसका कॉल अभी लिसनिंग सॉफ्टवेयर से इन्फेक्टेड हो चुका था। शॉ फैमिली की लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली। उसके पापा ने हंसते हुए बोला वाह मछली कांटे में फंस चुकी है। पापा क्या आप सच में शॉ युआन को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने वाले हो? उसकी बहन ने चिंता से पूछा। रिलैक्स, ये प्रोजेक्ट मैंने खुद डिजाइन किया है। ज़ेन ये सोच रहा है कि वो हमें ट्रैप में फंसा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली ट्रैप में तो वो खुद है। क्या मतलब? हमारे मेन कैरेक्टर ने पूछा। उसके पापा ने कंप्यूटर खोला और स्क्रीन पर पूरा डिटेल प्लान दिख रहा था। माइनिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये माइन मैंने बहुत पहले ही खरीद ली थी। उसके पिता ने बोला जेनियन ने जो सर्टिफिकेट उसके पास हासिल किए हैं वो फेक है और उसे लगता है कि वो हमें स्कैम करेगा, लेकिन असल में तो उसके सारे लगाए हुए पैसे पानी में जाएंगे। उसने प्लान देखा, लेकिन अचानक से उसे अपने पिता की इंटेंशन समझ में आ गई। अब चाहते हो कि हिंचन अपना सारा पैसा इसमें लगा दे, सिर्फ उसका ही नहीं उसके बाप का भी, और जब तक वो लोग उधार ले सके उतना। उसके पापा की आंखों में साफ साफ गुस्सा झलक रहा था। वो बोल रहे थे कि मैं उन बाप बेटों को दोनों को जमीन पर लेके आऊंगा। अगले एक हफ्ते तक हियन चैन जेनियर के घर आते जाते रहा। दोनों मिलकर शॉ फैमिली का फंड ठगने का प्लानिंग कर रहे थे। जेनियर ने सारे सर्टिफिकेट्स बना लिए थे। स्कैम को और रियल दिखाने के लिए जेनियर ने अपने पुराने कनेक्शन इस्तेमाल किए और कई एक्सपर्ट्स तक हायर किए जो प्रोजेक्ट के सपोर्ट में बोले। हियन चैन उन डॉक्यूमेंट को लालच भरी आंखों से देख रहा था। जेनियर लालच से हंसा, जब हम शॉ फैमिली का पैसा ठग लेंगे तब हम आराम से विदेश भाग जाएंगे और वहाँ आराम करेंगे। पर उन्हें क्या पता था ये सब उसके पिता की निगरानी में चल रहा है और वो ये काउंटर अटैक के सबसे अहम पीस बनने वाला था। शॉ युआन क्या तुम तैयार हो? उसके पिता ने पूछा। उसने सिर हिला दिया, उन्हें आने दो। जिस दिन जैन चेन उससे मिलने आया ऑफिस में, उस दिन वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहा था। शॉ युआन मुझे तुमसे बात करनी है। वो ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ा होता है, चेहरे पे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ। बोलो। जैन चेन अंदर आया और गेट बंद करके अपने ब्रीफ केस से एक मोटी फाइल निकाली। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, पर इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा जरूर से इंटरेस्ट होगा। जैन चेन ने डॉक्यूमेंट्स डेस्क पे रख दी। साउथ ईस्ट एशिया माइनिंग डेवलपमेंट, 300% प्रॉफिट रिटर्निंग, 3 महीने में इन्वेस्टमेंट रिकवरी। उसने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ने लगा। एक्सप्लोइटेशनल राइट सर्टिफिकेट, जूलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, प्रॉफिट प्रोजेक्शन। हर डॉक्यूमेंट बेहद प्रोफेशनल्स के साथ बनाया गया था। अगर उसे पहले से ये सब पता नहीं होता तो वो भी यकीन कर लेता। ये प्रोजेक्ट तुम्हें कहाँ से मिला? उसने पूछा। एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। जैन चिन बोला। शॉ युआन मुझे पता है हमारे बीच प्रॉब्लम्स है, पर बिजनेस तो बिजनेस होता है ना। ये बिजनेस असली है, इसलिए मैंने इसमें 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं। 5 लाख, इसका मतलब कि हियन चैन की इस साल की सारी सेविंग्स। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर हंस रहा था, पर बाहर एक भी एक्सप्रेशन लाने नहीं दिया। ज्यादा मत सोचो, हियन चैन जल्दी से बोला। इस प्रोजेक्ट की बहुत डिमांड है, कई कंपनी तो पहले ही से निगोशिएशन कर रही है। उसने सिर हिलाया। जिन चैन के जाते ही उसने अपने पिता को तुरंत कॉल किया। वो फंस चुका है, उसने पहले ही 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। बहुत बढ़िया, ऐसा उसके पिता ने बोला, और उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए फोर्स करो। अपने पिता के प्लान के हिसाब से उसने उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, लेकिन साथ में कई ऑब्जेक्शन भी उठाए। उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए हियन चैन और भी ज्यादा प्रूफ्स लाने लगा। वो उसे एक्सपर्ट्स से भी मिलवाने ले गया। एक्सपर्ट्स उस प्रोजेक्ट की इतनी तारीफ करते हैं कि रियल लगने लगता है हर चीज। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा दिखावा करने लगता है कि वो कन्विंस हो गया है और टेस्ट के तौर पर 10 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात बोलता है। जेनिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत जेरियर को कॉल करता है। अरे पापा, शॉन्ग यंग मांग गया इन्वेस्ट करने के लिए, वो इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। जेनियर एक्साइटेड होकर बोलता है बहुत बढ़िया। जेनियर बोलता है 10 मिलियन पर काफी नहीं है, तुम्हें उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मजबूर करना होगा। कोशिश करो कि शॉ फैमिली सारे फंड्स इसी में लगा दे। हाँ मैं कोशिश करूंगा, ये कहकर वो कॉल कट करके हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ जाता है। फिर वो बोलता है शॉ युआन ये बहुत कम है 10 मिलियन, हमें इसमें 50 मिलियन लगाने पड़ेंगे। 50 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इससे पहले मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो जल्दी करो। हियन चैन उसे उकसाता है और बोलता है ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, अगर मिस कर दिया तो पछताओगे। वो घर आकर सारी बात अपने पिता को बताता है और बोलता है कि वो 50 मिलियन मांग रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके पिता ने बोला दे दो ही मत, साथ में उसे ऐसा फील करने दो कि पैसा उसे बहुत आसानी से मिल गया, ताकि उसकी गार्ड नीचे गिर जाए। अगले दिन उसने बोर्ड मीटिंग बुलाई और इस प्रोजेक्ट में 50 मिलियन लगाने का प्रपोजल रखा। डायरेक्टर्स ने उसका विरोध किया क्योंकि उन्हें रिस्क बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसके पिता ने फैसला ठोक दिया और इन्वेस्टमेंट तुरंत अप्रूव कर दी। जब
हायन चैन को एक खबर मिली तो वो एक्साइटमेंट से कांप उठा। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल किया और बोला, पापा हम सफल हो गए। शॉ फैमिली 50 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई। बहुत बढ़िया। ये बोलने के बाद उसका पापा हंसने लगा। जियानचिंग हम इस बार जीत गए। जैसे ही पैसा हमारे पास आएगा हम उसे जल्दी से ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और दूर भाग जाएंगे। और शाओ यान उसे भाड़ में जाने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे। जेनियर मुस्कुरा के बोला, वैसे भी ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा माइनिंग साइट है। वो लोग जितना पैसा इस पे इन्वेस्ट करेंगे उन्हें दोबारा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जेन चैन एक पल के लिए घबराया और बोला, पापा ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? अजीब? जेनियर हंसकर बोला, जेन चिंग ये याद रखो कि दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग सर्वाइव करते हैं। सॉफ्ट होने का मतलब है दूसरों के पैरों तले कुचले जाना। हियान चिंग बोला, मैं समझ गया। स्कैम को और रियल दिखाने के लिए जेनियर ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी फूंक दी, पूरे 20 मिलियन, और उसने अलग से लोन 10 मिलियन भी लिए। वो सारा पैसा भी प्रोजेक्ट में डाल दिया गया। बाप बेटा सोच रहे थे वो लोग रिवेंज लेने वाले हैं, वो भी बिना ये जाने कि वो लोग खुद कदम कदम पर हेवन की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 महीने बाद प्रोजेक्ट फट पड़ा। गवर्नमेंट ने अचानक माइन बंद कर दी। रीजन एक्सप्लॉयटेशन राइट सर्टिफिकेट फेक था। जेनियर और हियन चैन का सारा लगाया हुआ पैसा डूब गया। हियन चैन ऑफिस में घुस आया, उसका चेहरा भूत की तरह था। शाओ यान, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पता है, उसने शांत आवाज में कहा, इसलिए मैंने असली में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। हियन चैन वहीं पे शॉक्ड हो गया। तुम्हें ये लगता है कि मैं ये मान लूंगा? हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुरा कर बोलता है, हायन चैन तुम्हारे हर एक कदम पर हमारी नजर थी। हायन चैन लड़खड़ा कर पीछे चलने लगा, तभी वो धम्म से नीचे गिर गया। उसके लगाए हुए 5 मिलियन उसके सारे सेविंग्स थे। जेनियर की हालत तो और भी खराब थी। उसने बल्कि सिर्फ अपने 20 मिलियन नहीं गवाए बल्कि उसके लोन भी थे वहाँ पर। एक ही रात में दोनों बाप बेटा रिवेंज के सपने देखते देखते ही खुद ही कर्ज में डूब गए। और एक और बात है, जियान ने इस प्रोजेक्ट के चक्कर में कई दुश्मन भी बना लिए थे। जिन क्रेडिटर्स को उसने ठगा था वो एक एक करके उसके घर में पैसे मांगने के लिए आ रहे थे। कोई रास्ता ना बचने पे दोनों बाप बेटे को कोई जाकर छुपना पड़ा। अगले कुछ दिनों में हमारे मेन कैरेक्टर ने शाओ ग्रुप का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। हायन चिन पूरी तरीके से गायब हो चुका था। सुनने में आया है कि दोनों बाप बेटे शहर के किसी पुराने इलाके में छुपे हुए हैं। हर दिन क्रेडिटर्स उसका पीछा कर रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो रहा था, पर उसके मन में एक सवाल रहता था, रीबर्थ के बाद उन्हें पिछली जिंदगी की यादें एकदम एग्जैक्ट कैसे याद थी? नहीं, तुम प्लेन में नहीं जाओगे। उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, क्यों? उसकी बहन बोल नहीं पाती। उसकी बहन का पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो अचानक से चीख पड़ती है, अपना सिर पकड़कर वो नीचे झुक जाती है। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसके मम्मी पापा दौड़कर अंदर आते हैं। उसकी बहन की हालत देखकर उसके मम्मी पापा की भी आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी माँ घुटनों पे बैठकर गले लगा लेती है और कांपते हुए आवाज में बोलती है, बेटा मत डर। लेकिन वो प्लेन फट जाएगा। उसकी बहन चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। शाओ यान के टुकड़े तक नहीं मिले थे। हमारे मेन कैरेक्टर का दिल जोर से कस गया। तो इसका मतलब वो लोग इतने दिन इसी दर्द में जी रहे थे। शाओ यान मत जाओ। उसकी माँ रोती हुई आवाज में उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी माँ को डर लग रहा होता है, बोलती है कि प्लेन से मत जाना प्लीज। वो हाथ जोड़ के बोलती है, सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तीनों को देखता और अचानक बोल पड़ा, तुम सभी भी रिबॉर्न हुए हो, है ना? वो सभी लोग वहीं पे जम गए। तुम सभी लोग एक साथ रिबॉर्न हुए थे, तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? उसके पिता लंबे समय तक चुप रहे। उसके पिता ने गहरी सांस ली और बोला, हमें तुम पर यकीन था कि तुम हम पर यकीन नहीं करोगे। हमें लगा था कि तुम हमें पागल समझोगे। बैठो, आज सारी बातें साफ करते हैं। पिछली जिंदगी में मैं तब मरा था जब तुम 35 साल के थे। मैं गरीब बस्ती में एक पुराने बिस्तर पर पड़ा था। पूरा शरीर बीमारियों से भरा हुआ था और उसके पास पेन किलर्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे। फिर उसकी बहन ने कहा, पिता मर गए, माँ पागल हो गई। मैं 3 साल तक उस अंधेरे कमरे में बंद रही। आखिर मैं बीमारी से मर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं खुद से नफरत करती थी, इतनी कि मर जाना चाहती थी। फिर हम सब वापस आ गए। फिर उसके पिता उसकी तरफ देखते हैं, हम तुम्हारे 25वें बर्थडे वाले दिन लौटे, उसी दिन जिस दिन हम तुम्हें घर से निकालने वाले थे। हम तीनों उसी दिन जागे और हमें पता चला कि हम रिबॉर्न हो चुके हैं। फिर उसकी माँ बोली, उसके मन में एकदम कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स जगती रही। तो तुम्हें पता था कि जियानचिंग मुझे नुकसान पहुंचाएगा? तो तुम्हें पता था कि जियानचिंग प्लेन एक्सीडेंट करवाएगा? हाँ, उसके पिता ने सिर हिलाया। पिछले जिंदगी के तुम्हारे 30वें जन्मदिन के बिजनेस ट्रिप पर जियानचिंग ने एयरपोर्ट पर बम लगवाया था। हमने अपनी आंखों से न्यूज देखी थी। विक्टिम लिस्ट में हमने तुम्हारा नाम देखा था। हम तुम्हारी बॉडी लेने गए थे। हम बुरी तरीके से रोए थे, पर हमें तुम्हारे सिर्फ घड़ी और जले हुए कपड़े मिले थे। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने कहा, मैं भी रिबॉर्न हुआ हूँ। तीनों ने उसे घूरा। उन्होंने सिर उठा लिया और उनकी आंखें शॉक्ड से भरी थी। मैं वो प्लेन एक्सप्लोजन में मरा था। फिर 25 साल की उम्र में वापस आ गया। उसने उनकी तरफ देखा, बस
बस मुझे लगा कि मैं ही रिबॉर्न हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग भी वापस आ जाओगे। लिविंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। उसके पापा ने बोला, शॉ युवान, हम तुम्हें इस बार कुछ होने नहीं देंगे। उसके पापा ने सीरियस होके बोला, जैन चैंग को तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले मरना होगा। उसने सिर हिला दिया, बोला कि मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है। सच एक्सेप्ट करने के बाद उसके परिवार का पूरी तरीके से रिश्ता बदल गया, क्योंकि अब हम एक दूसरे को टेस्ट नहीं कर रहे थे, अब हम एक ही साइड पर खड़े थे। अब उसके पापा ने जैन चिंग और उसके फादर पर निगरानी और गहरी बढ़ा दी। दोनों बाप बेटे एक गरीब इलाके में छिपे हुए थे। हर दिन क्रेडिटर्स उनका पीछा करते थे। वो लोग डर के जिंदगी जी रहे थे। उसे लगा कि वो लोग शांत हो जाएंगे, पर उसने डेस्परेट लोगों के पागलपंती को अंडरस्टिमेट कर दिया। उस रात सर्विलेंस टीम ने एक मैसेज सेंड किया, सर, उन दोनों ने खतरनाक आदमी से कांटेक्ट किया है। दोनों बाप बेटे एक वेयर हाउस में एक खतरनाक से दिखने वाले टकले आदमी से बात कर रहे होते हैं। अगर तुम लोग शॉ युवान को किडनैप करने में हमारी मदद करो तो मैं तुम लोग को 10 मिलियन दूंगा, ये जियोन ने बोला। वो मुस्कुरा कर बोला, शॉ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को किडनैप करना, तुम लोग पागल हो। हम पागल नहीं है। शियन चेन की आंखों में खतरनाक सी चमक थी। शॉ फैमिली ने हमें बर्बाद किया है, अब हम उनसे कीमत चुकवाएंगे। और शोयन को पकड़ने के बाद गंजे आदमी ने पूछा, तो हम शॉ फैमिली से सारा कैश मांगेंगे। जेनियन ने पहले से फ्लाइट की टिकट्स बुक कर ली थी। मैंने ओवरसीज फ्लाइट्स पहले से बुक कर ली हैं। जैसे ही पैसा मिलेगा हम प्लेन पकड़कर विदेश भाग जाएंगे। शॉ फैमिली पुलिस बुला लेगी। नहीं बुलाएगी, स्माइल करते हुए हियनचिन बोला। जब तक शाओ वैन हमारे हाथ में है वो लोग पुलिस की हिम्मत नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं उन सबको प्लेन में चढ़ाऊंगा। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मैं पूरी शॉ फैमिली को खत्म कर दूंगा। वो टकला आदमी शॉक्ड हो गया और बोला, क्या तुम प्लेन चलाने वाले हो? जेनेट ने अपने पॉकेट से रिमोट निकाला। ये टाइम बॉम्ब का रिमोट है और ये मैंने पहले ही से बहुत सारे स्टाफ को बुक कर लिया है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरेगा मेरे बटन दबाते ही पूरी शॉ फैमिली मर जाएगी। तुम लोग काफी रूथलेस हो। गंजे आदमी ने थंब दिखाया और बोला, डील पक्की। 10 मिलियन से एक पैसा कम नहीं। सर्विलेंस फुटेज खत्म हुई। वीडियो देखने के बाद उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अच्छा, पिछली जिंदगी का ऐसे प्लान किया गया था। वो लोग मेरी बहन को टारगेट करने वाले थे। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोलते हैं, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला, उसे मेरी बहन को किडनैप करने दो। क्या? उसके मम्मी और पापा एक साथ चिल्लाने लगे। ये उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का अकेला मौका है। उसने शांत आवाज में कहा, अगर हम अभी पुलिस बुलाते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ साल के लिए जेल होगी, और अगर हम उन्हें किडनैपिंग करने दें और उन्हें लगे कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तब हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे, तब उन्हें मौत की सजा मिलेगी। पर ये बहुत डेंजरस है। उसकी माँ डर कर बोली, अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा, बहन, क्या तुम कोऑपरेट करोगी? उसकी बहन ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया, बोला, हाँ, तब तक जब तक हियनचन खत्म हो जाए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके पिता लंबे समय तक चुप रहे, फिर उसके बाद आखिर में उन्होंने भी सिर हिला दिया। ठीक है, हमें आखिर में बहुत सारी तैयारी करनी होगी। हम शाओ वैन को चोट नहीं लगने दे सकते। अगले 3 दिनों तक उन लोगों ने डिटेल्ड प्लान बनाया। उसके पिता ने सबसे एलीट बॉडीगार्ड्स को मेरी बहन के प्रोटेक्शन में लगा दिया और साथ ही उन्होंने उसके शरीर पर हिडन ट्रैकर और माइक्रोफोन भी लगा दिया। अगले दिन प्लान के मुताबिक उसकी बहन अकेले मॉल गई। वो टकला और उसके आदमी मिलकर वहाँ पर उसकी किडनैपिंग कर लेते हैं। उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया और खुद को कार में डालने दिया। कार अबेंडेंड वेयर हाउस पहुंची। जैन चेन और जेनियर वहीं पे उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। शाओ वैन काफी समय बाद मुलाकात हुई। जैन चेन ने उसे अजीब स्माइल के साथ देखा। हियन चेन, तुम्हें पछताना पड़ेगा, उसकी बहन ने ठंडी आवाज में कहा। पछताना? उसका भाई नीचे झुका और उसकी ठुड्डी पकड़कर बोला, जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है वो ये कि मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को पहले ही क्यों नहीं मार दिया। शॉ फैमिली को कॉल करो, जेनियर बोला। उन्हें बोलो कि पूरा कैश लेकर एयरपोर्ट आए। पुलिस को खबर ना करे वरना हम इसे मार देंगे। टकले आदमी ने शॉ फैमिली में कॉल लगाया। मिस्टर शॉ, आपकी बेटी हमारे हाथों में है। वो टकला आदमी अजीब स्माइल के साथ हंसा। अगर चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो 100 मिलियन कैश लेकर एयरपोर्ट आ जाओ, और याद रखना कि बस तुम तीनों आना, पुलिस नहीं और कोई बॉडीगार्ड्स नहीं। फोन के उस पार उसके पिता की आवाज कांप रही थी। मैं वादा करता हूँ, पर मेरी बेटी को चोट मत पहुँचाना। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कोऑपरेट करते हो या नहीं। उस टकले आदमी ने कॉल काट दिया। हियन चिंग और जेनियर ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सेटिस्फेक्शन चमक रही थी। उन्हें लगा कि वो इस बार रिवेंज ले लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनका आखिरी ट्रैप था, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उन लोगों के लिए तैयार किया था। 2 घंटे बाद वो सभी लोग 100 मिलियन कैश लेकर सूटकेस में एयरपोर्ट पहुंचे। फिर उसके बाद वो टकला आदमी और उसका भाई उसकी बहन को पकड़ कर ले आए। उसके सारे साथी भी वही थे। जेनियर ने पूछा, पैसा लाए? उसके पिता ने बोला, हाँ ला दिए। उसके पिता ने सूटकेस की तरफ इशारा किया। पूरे 100 मिलियन, एक पैसा भी कम नहीं। उसका पापा हंसने लगा। अब तुम लोग हमारे साथ प्लेन में चढ़ोगे।
हमारा मेन कैरेक्टर बोला, प्लेन में तुम लोग करना क्या चाहते हो? सीधा तुम लोग को दूसरी दुनिया में भेजना। जियान सिंह एकदम क्रूर मुस्कान के साथ बोला, तुम तो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं निकले, अब तक समझे नहीं। इस प्लेन में बॉम्ब है। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके पिता और मॉम भी डर गए। जियान सिंह, क्या तुम पागल हो गए हो? उसके पिता कांपते हुए आवाज में बोले, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग बस कीमत चुकाओ। हियन चेंग एक एक शब्द बोलकर बोला, पिछले जिंदगी में तुम लोगों ने मुझे बहुत बर्बाद किया था। मैं इस जिंदगी में तुम लोग को ऐसी मौत दूंगा कि तुम लोग को दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। पिछले जिंदगी। हियन चेंग ने सिर्फ ये 2 शब्द बोले। उसका दिल जोर से कांप उठा। क्या ये भी रिबॉर्न हुआ था? ड्रामा मत करो शौयान। हियन चेंग ने उन लोग को गुस्से से देखा और बोला, क्या तुम लोग को ही लगता है कि तुम लोग ही सिर्फ रिबॉर्न हुए हो? मैं भी वापस आया हूँ और इस जिंदगी में मैं तुम लोग को पिछले मौत से भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। जियान सिंह भी रिबॉर्न हुआ था, इसलिए उसे पुरानी जिंदगी की सारी बातें याद थी। उन लोगों ने जबरदस्ती उन्हें प्लेन में बैठा दिया। प्लेन ने उड़ान भरी और बादलों के बीच में पहुंच गया। मॉनिटरिंग रूम में बैठा हियन चेंग हाथ में रिमोट पकड़े स्क्रीन को देख रहा था। उसके चेहरे पे पागलों वाली स्माइल थी और उसका हाथ बार बार बटन पर जा रहा था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत जैसा सन्नाटा था। मॉनिटरिंग रूम में बैठा जियान सिंह उसका हाथ बटन पर ही रखा था। उसकी मुस्कान पागल और डरावनी थी। शाओ युआन, क्या तुम्हें पता है कि तुम पिछली जिंदगी में कैसे मरे थे? बिल्कुल ऐसे ही, 10,000 की ऊंचाई में बिल्कुल टुकड़ों में बिखर कर। अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को वही चीज अच्छे से फील कराऊंगा। जेनियर भी हंसने लगा। आसमान से गिरने का मौका एंजॉय करो। उसकी माँ का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने उसे बहुत तेज से पकड़ा हुआ था। उसकी बहन का फेस पूरी तरीके से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। उसके पिता गुस्से से स्क्रीन में देख रहे थे। वो बोलते हैं, तुम नर्क में जाओगे। हियन चेंग जोर से हंसा, नर्क?